हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 21 फरवरी को 100% ये प्रश्न आने वाले हैं। 3 प्रश्नों को आज से ही आप लोग तैयार कर लो। इन प्रश्नों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। और इस बार टारगेट हमारा 70 में 70 नंबर का है, बिल्कुल। चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो लघुत्तरी हो या त्रिभुत्री, सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगातार करा रहा हूँ। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, ठीक है। आप भी कापी कलम निकाल लीजिए और मुझसे पहले ही आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। जैसा पहला अगर प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, पहला प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर है, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण दे दिया है, इसका आपको निकालना है विविक्त कर, ठीक है। अब जब तक विविध कर का फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो फार्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, विविध कर का फार्मूला होता है, विविध कर को हम डी से नोट करते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे b² माइनस के 4ac। यह विविध कर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पे पुटअप कर दो, विविध कर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है आपको 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। और द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। देखो, x² से x² कैंसिल, तो a बराबर यहाँ से निकल गया 3। इसी तरह इस यक्स से यक्स कैंसिल, तो b बराबर आपका आ गया माइनस के 6 और c बराबर यहाँ से आपका निकल गया 4। तो देखो, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे सिर्फ पुटअप कर दो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हो जाएगा d बराबर b², b का वैल्यू कितना, माइनस के 6, तो हो जाएगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 रख लो। इसी तरह सी का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख लो। तो देखो डी बराबर होगा -6 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36, बीच में आपका माइनस, ये हो जाएगा 4 तो यहाँ 12, और 12 चौक 48, ठीक है। तो 48 हो जाएगा। डी बराबर 48 में से यहाँ पे अगर 36 में घटा दूं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2, और यहाँ से आपका 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1, और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस के क्या आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। डी बराबर -12, यही आपका विविध कर है। विविध कर कितना आ गया 12। अब देखेंगे कि ऑप्शन में दिया हुआ कि नहीं। तो देखो, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिया है कि नहीं 12। तो देखो, विविध कर पूछता है, 100% पूछता है, तो विविध कर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। देखो, प्यारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न लगातार एग्जाम में आता है, त्रिभुज का यह प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। देखो, प्रश्न यह है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। देखो, दो तरीके से प्रश्न आता है। एक जो कि इस टाइप का यह प्रश्न है कि आपको संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है और संगत भुजाओं का अनुपात पूछता है। यही दो टाइप है इसका। और इसका नियम देख लो क्या होता है कि जब भी आपको संगत भुजा दिया रहे, जब आपको भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे, तो बस इसका वर्ग आप लोगों को कर देना। जैसे 2 संबंधित 3 है ना, तो 2 का वर्ग कर दो, इधर 3 का वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, संबंध 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। तो 4 संबंध 9 जो है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधित 9 ऑलरेडी दे देगा। आप पूछेगा कि भुजाओं का, तो उस समय वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो दोनों टाइप समझ गए ना। अगर भुजा दिया रहेगा, भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो आप इसका वर्ग कर दो, आंसर मिल जाएगा। और क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहेगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना, एग्जाम में तो एक प्रश्न यहाँ से बनना अनिवार्य है 100%। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये देखो, दूरी सूत्र। ये तो भाई इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो हमेशा देता है दूरी सूत्र से कि बिंदुओं जैसे 5, 0
और एक बिंदु का निर्देशांक है -12, 0। इनके बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो दूरी सूत्र याद रहेगा तभी कर पाओगे, अन्यथा कर ही नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो चलिए प्रयास करते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे इसका दूरी सूत्र। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। मान लेते हैं कि बिंदु पॉइंट ए है और ये बिंदु बी है, और ए का निर्देशांक यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 5, 0 दिया है। और बी का निर्देशांक ये वाला है -12, 0 दे रखा है। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। और सबको मालूम है कि ये आपका x1 और ये आपका y1 होता है, और ये आपका x2 और ये आपका y2 होता है, ठीक है, निर्देशांक। अब ए बी के बीच की दूरी पूछा है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो देखो यहाँ से अब हमें वैल्यू रखना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2। देखो x2 का वैल्यू कितना है, -12, और बीच में माइनस लगा दो, और x1 का वैल्यू कितना है, 5। अब इसका वर्ग कर दो। अब प्लस y2 की अगर हम बात करें तो y2 यहाँ पे 0 है, और माइनस y1 की बात करें तो y1 यहाँ पे भी 0 है, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालें तो ए बी बराबर क्या होगा, करड़ी में देखो -12 और -5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -17। तो -17 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए बी निकालें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से ए बी निकाल दूं तो ए बी हो जाएगा 289 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 289। अब 289 का वर्गमूल निकालना है, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17, ठीक है। तो ए बी बराबर 17, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया 17। आप देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं, अब चेक करेंगे ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखो फार्मूले याद होंगे तभी आप मैथ के क्वेश्चंस कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, तो फार्मूले आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। हालांकि मेरे चैनल पे आप लोग मतलब पूरा का पूरा उपलब्ध भी है पूरे फार्मूले, उसको जरूर देख लेना। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखो मेरे प्यारो, जो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न दो तरीके से आप लगा सकते हो। देखो दिया है कि यदि 3 cot a = 4, तो पूछा है कि sec a का मान होगा। तो या तो तुम त्रिभुज बनाकर इसको हल कर सकते हो, ठीक है, या तो तुम एक डायरेक्ट फार्मूले से भी इसको कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आसान तरीका, तुम त्रिभुज बना के भी इसको हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है 3 cot a = 4, दिया है ना, तो यहाँ से cot a का वैल्यू निकल सकता है, बिल्कुल। ये cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये 3 गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, मतलब cot a बराबर आ गया 4/3, ठीक है। और यहाँ से आपको पूछा है कि sec a का हमें वैल्यू बताइए। देखिए एक सर्वसमीका होगी, सर्वसमीका आप लोगों को याद होगा, सेक और टेन में सर्वसमीका चलता है। जैसे अगर हम सेक ए की बात करें तो सेक ए बराबर होता है करड़ी में 1+10² यह फार्मूला होता है सर्वसमीका। अब आप कहोगे कि सर सेक ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 10² है और यहाँ पे हमके तो कॉट दिया है, तो कैसे वैल्यू रखेंगे। तो भाई कॉट है तो इसको 10 में चेंज कर दो, क्योंकि फार्मूला क्या होता है कि कॉट ए बराबर 1/10A लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 10A में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हमें 1/10A अगर हमें चेंज करना होगा, ठीक है, तो 1/10A क्या हो जाएगा, 4/3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको 10A निकालना है, तो हम 10 को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो 10A बराबर क्या आ गया, 3/4। मतलब कि इस कॉट को हमने किस में चेंज कर दिया, 10A में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो सेक ए बराबर हो जाएगा करड़ी में कितना, 1 प्लस, और यहाँ पे दिया 10² है, और 10 का वैल्यू कितना है, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ से वैल्यू आपका निकल जाएगा। कैसे, देखो तो ये हो जाएगा आपका सेक ए बराबर यहाँ पे करड़ी में 1 प्लस, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर अंडर रूट में 16 कम 16, 16 9 कितना होता है, 25, 25/16। यहाँ से अगर हम सेक ए की बात करें तो सेक ए बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4।
मतलब से के बराबर कितना गया 5/4। देखो कितना आसान तरीका है। अन्यथा आप त्रिभुज बना के हल करना चाहोगे पाइथागोरस नियम लगा के तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमको बहुत आसान लगता है, ठीक है। कन्वर्ट करके तुरंत आप इसका आंसर ला सकते हो। कितना है 5/4। अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो देखो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 5/4 दिया है। तो इस फार्मूले से आप कर सकते हो, अन्यथा आप त्रिभुज बना कर सकते हो पाइथागोरस नियम से, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां जो है हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है, अच्छा प्रश्न है। जैसे दिया कि एक मीनार की जो ऊंचाई है 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी जो छाया की लंबाई है वो 20 करोड़ में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले फिगर बनाया जाता है। फिगर आपने सही बना दिया तो आंसर तुरंत निकाल लोगे, इतना सिंपल होता है। कैसे देखो, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। देखो मीनार कभी खड़ा होगी तो जमीन पे ही खड़ा होगी। देखो मान लेते हैं धरती है, जमीन है, और इस जमीन पे आप लोगों का एक मीनार खड़ा है, मीनार खड़ा कर देते हैं तो कोई मीनार है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक मीनार की जो ऊंचाई है 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब बताओ कि ये मीनार इस तरह खड़ी है तो इसकी छाया इसी तरह बनेगी। तो मान लेते हैं ये मीनार है और ये इसकी छाया है। नाम अगर हम रखना चाहें तो इसको नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसके नाम सी रख देते हैं। तो ये बीसी मीनार हो गई और ए बी इसकी छाया हो गई। फिर पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने पे। जैसे यहाँ से नीचे से इस ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण आपका ये वाला होगा। यही पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। और ये आपकी मीनार की ऊंचाई दिया है यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। और छाया की भी हमें लंबाई दिया है कि छाया की जो लंबाई है वो आपका 20 करोड़ में 3, मतलब ये 20 करोड़ में 3 है, ठीक है। और ये आपका 90 अंश का है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और ये आपका लंब हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोण होगा तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण। और ये बचा तो ये हो गया आपका आधार हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यह कितना अंश का होगा, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो दो वैल्यू दिया हमको, एक लंब का वैल्यू, एक हमको आधार का वैल्यू। और लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे के आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर लंब का वैल्यू कितना है जी 20 और आधार का वैल्यू कितना है 20 में कितना है 3 है। तो देखो 20 से 20 हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर ऊपर तो 1 बच गया और नीचे बच गया करड़ी में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर। अब देखो एक बटे करड़ी में 3। अब टेन की ही वैल्यू में देखेंगे कि टेन का कितना अंश का वैल्यू 1/करड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो टेन 30 अंश का वैल्यू 1/करड़ी में 3 होता है। तो देखो 1/करड़ी में 3 जो है इसको मैं टेन 30 अंश लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि टेन 30 अंश का वैल्यू ही होता है 1/करड़ी में 3। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब टेन से टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर बच जाएगा थीटा, इधर बच जाएगा 30 अंश। और थीटा की वैल्यू निकालना था तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 30 अंश। अब देखेंगे ऑप्शन में दिया है तो देखो बी वाला ही राइट आंसर होगा। देखो बी वाला दिया है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। चलो तो ये भी प्रश्न हमने अच्छे तरीके से हल कर दिया। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में दो संबंधित 3 का अनुपात है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, पूछ रहा है। मतलब परिधियों का अनुपात तो दे दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है और दोनों वृत्त हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr और दूसरा भी वृत्त की परिधि 2πr ही होती है। तो इसको R1, तो इसकी त्रिज्या को R1 दे देते हैं, इसकी त्रिज्या का नाम R2 दे देते हैं। तो ये पहले वृत्त की त्रिज्या परिधि होगी, ये दूसरे वृत्त की परिधि होगी। इन दोनों का अनुपात दिया है 2:3, तो 2/3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2π से 2π क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका R1 और नीचे बच गया आपका R2। तो R1/R2 कितना हो जाएगा 2/3। तो त्रिज्याओं का अनुपात तो मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² क्षेत्रफल होता है और नीचे भी आपका πr² ही होगा। लेकिन ये त्रिज्या R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। बच गया आपका R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बटे R2 का वैल्यू 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो क्षेत्रफल में अनुपात कितना आ गया 4:9।
ठीक है, तो आप देखेंगे दिया है कि नहीं ऑप्शन में। तो अच्छे अच्छे प्रश्न है, सिंपल सिंपल है। चार संबंध है, देखो पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चार संबंध है 9। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, देखो यह प्रश्न तो हमेशा पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। क्या है प्रश्न, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। देखो प्रश्न यह है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। देखो ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है और दो तरीके से प्रश्न पूछता है, एक संगत चाप की लंबाई, एक क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। तो देखो, देखो क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और आर त्रिज्य खंड है। देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है। और यहाँ से हमको पूछा है कि बिंदु को ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु का बी नाम दे देते हैं। अब ए से लेके बी तक संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कोण कितना बनना है, थीटा, और टोटल वृत्त का कोण कितना होता है, 360 अंश। और यहाँ पे लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई किस पे नोट करती है, परिधि पे। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यह जो है संगत चाप की लंबाई हो जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हो ऑप्शन सी। और कभी कभी क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है कि इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो क्षेत्रफल पूछेगा ना तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, थीटा बटे 360। और क्षेत्रफल किस पे नोट करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो यह वाला हो जाएगा। और यह वाला रूपांतर देखो इस तरह दिया है, जैसे 2 से घटा देंगे इसको तो ये 360 बार में कट जाएगा। तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर आ गया। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर संगत चाप की लंबाई पूछा है तो ऑप्शन सी होगा, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता है कि क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो क्षेत्रफल में ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। इतना याद रखना, दोनों प्रश्न हमने एक ही जगह आपको बता दिया। चलिए ये प्रश्न 7 हो गया ना, प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न यह है कि दो गोले के आयतनों का जो अनुपात है वो 64/27 है, और कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हमको ये दिया है कि दो गोले हैं और दोनों गोले के आयतन का अनुपात दे दिया है, और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा प्रश्न है, देखो कैसे हल करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो कैसे करना है बताता हूँ आप लोगों को। देखो गोले का आयतन दिया है, दो गोला है, तो देखो दोनों गोले का आयतन तो सेम ही होता है। गोले का आयतन क्या होता है कि 4/3, इसको नोट कर लो, ठीक है। 4/3 पाई आर वन का क्यूब कर देते हैं, और दूसरा गोले का फॉर्मूला वही होगा, तो इसको हम 4/3 पाई आर टू का क्यूब कर देते हैं। तो ये पहले गोले का आप लोगों का आयतन हो गया, दूसरे गोले का आयतन हो गया, और दोनों का अनुपात दिया है कितना, 64/27, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करें कि 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, तो दोनों को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ऊपर बच गया आपका R1 का क्यूब, और नीचे बच गया आपका R2 का क्यूब, बराबर इधर हो गया 64/27। तो देखो यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे क्या है, वर्ग है, और वर्ग को इधर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में। तो अगर हम R1/R2 निकालें, तो ये जो दोनों वर्ग हैं उधर जाएंगे, अरे सॉरी वर्ग कह रहा हूँ, घन है, तो घन उधर जाएगा तो घनमूल में हो जाएगा। तो ये 64 क्या हो जाएगा, 27, और इधर निकल जाएगा आप लोगों का घनमूल, ठीक है, क्योंकि इधर घन है उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 64 का जाकर घनमूल हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 4, और 27 का घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। मतलब R1/R2 का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा तो ये होता है आपका 4 पाई R1 का स्क्वायर और बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर। यह पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दूसरे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ पे त्रिज्या R1 लिया हूँ, यहाँ पे त्रिज्या R2 लिया हूँ। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इधर बच गया आपका R1 का स्क्वायर और नीचे बच गया R2 का स्क्वायर। और R1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मतलब कि 16/9, मतलब कि 16/9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दिया है ना 16/9।
चलो देखो, इस प्रकार के प्रश्न हैं, तब तक फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक कर नहीं पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आते हैं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस आप लोगों को कर नहीं पाओगे एग्जाम में। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आप अधिकतर करें, और यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, और यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छे क्वेश्चंस, मतलब अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखो अच्छा प्रश्न है, कैसे इसको समझेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन है, अगर बेलन की हम बात करें तो एक देखो बेलन हम बना लेते हैं। देखो ये बेलन है, और यहाँ पे आपको एक चीज दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, ये जो आधार का ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है तो उसके आधार के व्यास बताइए। ये पूरा का पूरा आपको व्यास बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये तो त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, मतलब व्यास की अगर हम बात करें तो 2r क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, और यही व्यास पूछा है। तो देखो क्या होता है कि जो बेलन होता है, तो बेलन का जो निचला सिरा होता है आधार, वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई तो आपको दे ही रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल। R2 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। अगर r निकालेंगे तो ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, मतलब त्रिज्या आपका 3 निकल गया। हमसे व्यास पूछा है, व्यास क्या है 2r, तो हो जाएगा 2 गुणे r का वैल्यू कितना है 3, तो 3 दूनी के 6। देखो व्यास कितना आ गया, 6 आ गया। देखो दिया है ऑप्शन में, देखो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को लगाएंगे। तो ये भी प्रश्न आपने क्लियर कर रखा है। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 10वां। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10वां यह है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मतलब 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या जितनी भी है उनका समांतर माध्य। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में आता है, इतना याद रखना। प्रीवियस पेपर उठा के आप देख सकते हो। तो देखो कैसे लगाएंगे, कितना सिंपल होता है। पहली बात की 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखो प्राकृतिक संख्या तो गिनने वाली संख्या होती है। तो 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका समांतर माध्य पूछा है। देखो समांतर माध्य का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्या है उनका आप योग कर दो। तो जितनी भी संख्या हमारे पास है उसका हमने योग कर दिया, फिर बटे में जितनी भी संख्या उसका भाग दे दो। टोटल 9 संख्या, तो 9 संख्या का हमने भाग दे दिया, यही कहलाता है आपका समांतर माध्य। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, और 8 और 2 कितना हो गया 10, और 7 और 3 10, और 6 और 4 10। तो टोटल तो 10 कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 10 को 40, और 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, और नीचे बची आपका 9, तो 9 5 45। समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट लेना, और ये प्रश्न 100% आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लो, और अगला प्रश्न सेम उसी के बेस पे है। बस प्रश्न इस बार यह है कि 1 से लेके 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, कि 1 से लेके 15 तक सम संख्या कितने है उसका समांतर माध्य निकालो। तो देखो 1 से लेके 15 तक सम संख्या कौन सी होती है, एक तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ये सभी क्या है सम संख्या। इसका समांतर माध्य निकालना है तो पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, योग। तो हमने इसका योग कर दिया, और बटे में टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हमने भाग दे दिया। तो देखो जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 10 20, और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 तो ऐसे आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, और 1 1 2 26, और 26 में यहाँ पे 30 जोड़ देंगे तो 6, और 3 2 5 कितना आ जाएगा 56। तो ऊपर तो 56 आ गया, नीचे आपका 7, काट देंगे 7 8 56, तो 8 आपका क्या निकल गया समांतर माध्य। देखो दिया है 8, बिल्कुल दे रखा है। देखो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ट्रिक लगा देते हैं, देखो 8। तो ऐसे प्रश्न आएंगे नॉर्मल नॉर्मल, और आराम से इन प्रश्नों को आप कर लोगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपने क्लियर कर रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा। देखो दो दो दिया है ना, ये जोड़ा है। और किसका जोड़ा? अभाज्य संख्याओं का बताना है। देखो सिंपल मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्याओं का जोड़ा का मतलब ये होता है कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एक आए तो वही अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। मतलब जितना भी ऑप्शन दिया है, अगर दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, जिसका एचसीएफ एक आ जाएगा वही आपका अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि 18 और 25 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 18 और 25 का एचसीएफ ही एक आएगा, अन्यथा किसी का भी इसमें एक नहीं आने वाला है। निकाल कर चेक कर लेना। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो सभी आप सबको, हालांकि हमें तो मालूम था, हमने बता दिया, लेकिन आप लोगों को तो मालूम रहेगा नहीं। तो आप लोग सबसे पहले दोनों दोनों का निकाल के चेक करोगे। ठीक है, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, सबका निकालोगे, जिसका इससे फेक आ गया समझ लो कि वही सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी प्रश्न आ गया। देखो इस पे तो एक प्रश्न बना नहीं पा रहे मेरे प्यारे बच्चों। एक ही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे आपको इधर उधर करके प्रश्न पूछता है। क्या है? देखो दिया गया यहाँ पे लसा आपको दे दिया है कि लसा किसका 132 और 288 का। तो 132 और 288 का लसा यहाँ पे दिया हुआ है कि 3168 है। और मसा पूछ रहा है उन्हीं दोनों संख्याओं का 132 और 288 का। तो देखो ये प्रश्न कितना सिंपल होता है। इसके लिए एक फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फॉर्मूला आता है। मतलब कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या देखो 132 दे रखा है, और दूसरी संख्या यहाँ पे आपको 288 दे रखा है, बराबर। ये आपका देखिए लसा, लसा मतलब एलसीएम, एलसीएम आपको दिया है 3168, और आपसे पूछा क्या एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, अब करना क्या है, एचसीएफ अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो यह गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 132 गुणे 288। ठीक है, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 3168 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे आप लोगों को काटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कटाते हैं किससे। पहले दो से कटा देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। दो से कटाओगे तो 2 छके 12, फिर 2 छके 12, 66 बार में। ऐसे कटाओगे दो से तो 2 एकम 2, फिर 11, 2 5 10, फिर आपका 16, 2 8 16, फिर 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से कटाओगे तो 2 3 6, 2 3 6, 33 बार में। फिर 2 से कटाओगे तो 2 7 14, और 18, 2 9 18, 2 2 के 4। ठीक है, आप देखो 3 से कटा दो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार में। और 3 से कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 19, 3 छक 18, 12, 3 चौको 12। ठीक है, अब चाहोगे तो 11 से कट जाएगा ये। तो 11 दूनी के 22, और 11 चौक 44, 24 बार में। और 24 से यह 12 बार में कट जाएगा, क्योंकि 24 में जब 12 को गुणा करेंगे तो 288 आता है। मतलब इधर बच गया 12 और इधर बच गया आपका HCF। तो HCF कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हल करेंगे। तो ये कई फार्मूला चलता है, इसी फार्मूले पे आप लोगों को हल करना है, बस कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो 12 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ये भी प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 क्या है। देखिए अगला प्रश्न यह है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म यक्स माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। देखो एक अद्वितीय हल होने का मतलब ये होता है कि a1/a2 जो है वह बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, ये आप लोगों का अद्वितीय हल का इक्वेशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका, पहला है यक्स माइनस 2y बराबर 3। तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा? a1 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं, तो एक छिपा है, तो a1 बराबर 1। और b1 बराबर कितना आ गया यहाँ से? -2। और c1 बराबर कितना आ गया? 3। और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है कितना? 3x प्लस के वाई, और बराबर में यहाँ पे 1। तो यहाँ से a2 निकाल लो। a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। और b2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? k। और c2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। ठीक है, अब यहाँ पे रख लो a1। a1 की वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, इसके बाद a2, a2 की वैल्यू कितना है यहाँ से? 3, बराबर नहीं है b1। b1 की वैल्यू -2। और b2 की वैल्यू कितना है? k। तो k का गुणा 1 में करेंगे तो k बराबर नहीं है, 3 का गुणा -2 करेंगे तो 3 दूनी के 6। k बराबर नहीं है -6 के। तो k बराबर नहीं है -6, ये आंसर आएगा। तो देखो k बराबर नहीं है -6, मतलब कि
डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल समान है, तो के का मान क्या होगा। तो देखो एक ही बात में दिमाग में फिट कर लो कि जब भी मूल समान होगा तो विविधकर का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आता है। मूल समान का मतलब डी जो होता है 0 के बराबर होने लगता है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से निकाल लो। तो ये दिया आपका 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर के 0। तो यहाँ से आपका a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर के। अब रख लो, तो b का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 6 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू के बराबर 0। तो माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और माइनस 4 3 12 के, तो 12 के बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी हो जाएगा 36 बराबर माइनस 12 के उधर जाएगा तो प्लस 12 के, कटा दो 12 3 36, तो 3 बराबर के, मतलब के का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और यही पूछा था हमसे, तो के बराबर 3 आ गया, मतलब कि ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आसान था, कर लिया आपने। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे है, अच्छा प्रश्न है ये, कि बिंदु -3, 4 की यक्स अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, यक्स अक्ष से दूरी। देखो जब भी आपको एक प्रश्न दे दे कि बिंदु आपको दिया है और कह रहा है कि यक्स अक्ष से दूरी, तो देखो यक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई अक्ष होती है। यक्स अक्ष से दूरी अगर पूछे तो हमेशा वाई अक्ष ही उसकी दूरी कहलाती है। तो यह होता है आपका यक्स और यह होता है आपका वाई। तो वाई की वैल्यू कितना है 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न में आपको ये देता है कि बिंदु इतना की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होता है यक्स अक्ष, यक्स अक्ष मतलब -3 हो जाता तब। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है, ये भी प्रश्न सिंपल है, कि के का मान निम्न में से है यदि बिंदु ए बी और सी संरेखीय हैं। संरेखीय होने का मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देते हैं और वहां से के का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मैं यहाँ से त्रिभुज का अगर हम एरिया की बात करें, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2, फिर बड़ा कोष्टक में यहाँ पे क्या होता है x1। ठीक है, और x1 की बात क्या आता है यहाँ पे y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 के बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर x3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 माइनस के y2। ठीक है, तो ये आप लोगों के फॉर्मूला है, और यह किसके बराबर आ जाएगा 0 के, इसलिए क्योंकि यहाँ पे संरेखीय बोला है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है x1 और यह आपका y1, यह आपका x2, यह आपका y2, यह आपका x3, यह आपका y3। ठीक है, बस अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस वैल्यू आप लोगों को पुट अप कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, बड़ा कोष्टक x1 बराबर 2, y2 बराबर यहाँ से k, माइनस y3 बराबर यहाँ से -3, तो -3 और यह माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस x2 कितना है 4, y2 यहाँ से k, माइनस y3 कितना है y3 यहाँ पे देखो y3, तो y3 की वैल्यू k थोड़ी है, y3 की वैल्यू कितना है -3, तो ये -3 होगा, -3, फिर बीच में लग गया यहाँ पे माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 हो गया, और यहाँ तक हो गया, प्लस x3 की वैल्यू कितना है 6, और y1 कितना वैल्यू y1 का 3, और माइनस y2 की वैल्यू कितना है k, और बराबर में 0। अब इसको हल करो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2k और प्लस 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा -3 माइनस के 6, और माइनस के 6 को गुणा 4 में करेंगे तो -24। ठीक है, तो -24 आ गया, और प्लस
इसका गुणा करेंगे तो 36 18 और माइनस 6 का गुणा के में करेंगे तो 6 के बराबर के 0। तो यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1/2, ये 2 आपका भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इधर बच जाएगा आपका 2 के और माइनस के 6 के, तो बच जाएगा आपका माइनस के 4 के और 18 और प्लस 6 24। तो प्लस के 24 और माइनस के 24 से तीनों कैंसिल हो गया यहाँ से, तो -4 के बराबर 0। तो के बराबर क्या आ जाएगा 0/-4। ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो के बराबर 0 आ गया और यही के का वैल्यू पूछा था, देखो दिया है। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो ये सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। तो 17वां प्रश्न भी हो गया। 18वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, कैसे हल करेंगे। देखो ऐसा काम करो कि यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तब 9 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा यहाँ पे क्या आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस के इधर बच जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। ठीक है, फिर 9 सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए, आई आपका माइनस के 10 स्क्वायर ए, तो ऐसे ही रहेगा। तो माइनस के 10 स्क्वायर प्लस के 10 स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 9 गुणे इधर बच गया 1, और जब 9 को गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 9। मतलब कि 9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं, कितना सिंपल प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रस्ताव है, यहाँ पे कंडीशन है। तो देखो दिया है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा को ऐसे रहने दो, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कॉस 90। देखो ऐसे लिख दो इसको, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको लाइन को काटता हूँ, देखो ये कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा ऐसे रहने दो। साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, बचेगा थीटा बराबर 90 माइनस के थीटा, तो थीटा माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर के 90 अंश, और थीटा थीटा मिलके हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 अंश। 2 से कटा देंगे तो थीटा बराबर 45। बस हो गया, और देखो 45 आ गया, और यहाँ पे 45 जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा भी है, तो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो क्या है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, और फार्मूला तो ये आपको मालूम ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाता है तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर थीटा पूछा ही है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 दे ही रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और नीचे बच गया 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। देखो डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देख पा रहे हो ना कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 20 ऑब्जेक्टिव हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया। अगर इतना आप लोगों को याद है तो ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न दिक्कत नहीं होगा, बस इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।